हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 3 तक कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे अवांट गार्ड। अवांट गार्ड क्या होता है, इसे जानेंगे। देखते हैं न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल who develop new and often very surprising ideas in art, literature, etc. ओके, तो एवांट गार्ड मतलब होता है न्यू राइटिंग, यानी कि नई लेखनी, लेखन में एक नया चीज, नया तरीका जो कि प्रचलन से बाहर हो, यानी कि जो वर्तमान समय में चल रहा है उससे अलग हट करके कुछ नया चीज हो, इनोवेटिव हो, उसे हम बोलते हैं एवांट गार्ड। इनोवेटिव मतलब नव परिवर्तनी, यानी कि वर्तमान समय में जो चल रहा है उससे हट करके कुछ नए आइडियाज, नए विचार अगर लाया जाता है साहित्य में तो उसे बोलते हैं एवांट गार्ड। ठीक है। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु डेवलप न्यू एंड ऑफन वेरी सरप्राइजिंग आइडियाज इन आर्ट, लिटरेचर एट्सेट्रा। यह एक ऐसे समूह के लोगों को व्यक्त करता है जो कि एक नए तरीके का विचार लाते थे, एंड ऑफन वेरी सरप्राइजिंग, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीका, आश्चर्यजनक विचार या अलग तरह का प्रचलन से बाहर हट करके जो साहित्य लाते थे, उन्हें उस टर्म को क्या बोला गया, एवांट गार्ड। ठीक है ना, बस इतना याद रखेंगे, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, जो कि इनोवेटिव हो या नए तरीके का हो। सेकेंड देखते हैं असाइड। असाइड क्या होता है, टॉक टू वन सेल्फ फ्यू वर्ड्स और ए शॉर्ट पैसेज स्पोकन इन एन अंडरटोन और टू ऑडियंस दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। असाइड मतलब होता है खुद से बातें करना। ठीक है, टॉक टू वन सेल्फ यानी खुद से बातें करना, फ्यू वर्ड्स और शॉर्ट पैसेज, वो कुछ शब्द भी हो सकता है या फिर कुछ शॉर्ट पैसेज, एक छोटा सा पैसेज भी हो सकता है, और कुछ वर्ड हो सकता है। यानी कि जब एक्टर जो होता है वह ये दिखाता है कि वह खुद से बातें कर रहा है, और यह बातें जो होता है वो अपने अंदर की बातें जो कहता है वो ऑडियंस को सुनाने के लिए कहता है। ठीक है, और ये दिखावा करता है कि डेट द अदर्स एक्टर आर नॉट सपोज टू हियर, यानी कि जो उस प्ले के अदर एक्टर्स हैं वो सुन नहीं रहे हैं उस बात को, यह प्रदर्शित करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या। असाइड का मतलब होता है कि प्ले के बीच में कोई एक कैरेक्टर जो होता है वो खुद से ही बातें करता है ऑडियंस को सुनाने के लिए, लेकिन यह उसमें दिखाया जाता है कि वह अदर्स एक्टर जो है, यानी कि दूसरे एक्टर हैं, वो उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो यही मेन पॉइंट है, याद रखेंगे, टॉक टू वन सेल्फ, और ये याद रखेंगे द अदर कैरेक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। ओके, तो इस टर्म को बोलते हैं असाइड। आगे देखते हैं बॉर्डलराइज। बॉर्डलराइज मीन्स क्या होता है, टू डिलीट पैसेजेस फ्रॉम ए लिटरेरी वर्क दैट आर कंसिडर्ड indecent or unfit to be read by a gentleman in the company of ladies। ठीक है, इसका मतलब यह होता है, बॉर्डराइज का मतलब होता है काट छाट करना। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो सेंसर बोर्ड वाले जो क्या करते हैं उनको काट छाट के अलग कर देते हैं, क्योंकि वो जो सीन होते हैं वो सभ्य समाज में देखने लायक नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें काट छाट करके अलग कर दिया जाता है। तो सेम वही चीज़ साहित्य में भी है। बॉर्डराइज का मतलब यही होता है, टू डिलीट पैसेज फ्रॉम ए लिटरेरी वर्क, यानी कि किसी साहित्यिक रचना से कुछ पैसेज को काट करके या छाट करके उन्हें अलग कर देना या डिलीट कर देना, मिटा देना। ठीक है, दैट आर कंसिडर्ड इनडिसेंट, जो कि असभ्य लगता है, यानी कि सभ्य समाज में उसे नहीं पढ़ा जा सकता या नहीं कहा जा सकता, जो कि इनडिसेंट होता है, असभ्य होता है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, काट छाट के अलग कर दिया जाता है। उस टर्म को बोलते हैं बॉर्डराइज। ठीक है, और अनफिट टू बी रेड बाई ए जेंटलमैन इन द कंपनी ऑफ लेडीज। ठीक है, यानी कि अनुपयुक्त होता है किसी के द्वारा पढ़ा जाना, किसी जेंटलमैन, एक सभ्य आदमी उसको लेडीज़ों के बीच में बैठ करके उसे पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है बॉर्डराइज का मतलब ही होता है काट छाट करना, जो कि इनडिसेंट हो साहित्य में, उसे काट छाट करके अलग कर देना या डिलीट कर देना। आई होप ये तीनों टर्म आपको समझ में आए होंगे। अभी आप इसे नोट करेंगे, फिर अगला टर्म हम देखते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कौन सा टर्म है। आगे देखते हैं बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या होता है इसे समझेंगे। रिटन टू मेक ए फन ऑफ सम सीरियस वर्क। ओके, it is the imitation of the manner, the form and style, or the subject matter of a serious literary work, genre in verse or prose, but makes the imitation
अम्यूजिंग बाय ए रिडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर। ओके, यानी रिटन टू मेक ए फन ऑफ सम सीरियस वर्क, यानी कि एक गंभीर साहित्यिक रचना का फन यानी कि मजाक बनाने के लिए इसे लिखा जाता है। ओके, इसमें एक गंभीर साहित्यिक रचना जो होती है उसका एक तरह से मजाक बना दिया जाता है और उसकी एक नकल की जाती है। आगे देखते हैं, इट इज़ द इमिटेशन ऑफ द मैनर द फॉर्म एंड स्टाइल, यानी कि एक साहित्यिक रचना का जो कि गंभीर साहित्यिक रचना होती है उनकी इमिटेशन यानी कि नकल होता है उसका, उसके मैनर का, उसके शैली का, उसके फॉर्म यानी कि उसके रूप और रेखा, उसकी रूपरेखा और उसके शैली की नकल की जाती है। नकल करके उसका एक मजाकिया अंदाज इसमें पेश किया जाता है। ठीक है, और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सीरियस लिटरेरी वर्क जनरा इन वर्स, चाहे वो वर्स लाइन में हो या फिर प्रोज लाइन में हो। ठीक है, बट मैक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग बाय ए रिडिकुलस डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर। ठीक है, यानी कि किसी गंभीर साहित्यिक रचना की नकल इस तरह से की जाती है कि इन दोनों के बीच में एक हास्यास्पद असमानता दिखाई देती है, यानी कि उन दोनों के बीच इतनी असमानताएं दिखाई देती हैं कि जो पाठक होता है, ठीक है, वह हंसने पर मजबूर हो जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि बर्लेस्क क्या होता है। यह एक गंभीर साहित्यिक रचना का एक नकल की जाती है, उसकी रूपरेखा, उसकी शैली की नकल की जाती है जिससे कि उसको एक मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत किया जा सके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं सेज्यूरा। सेज्यूरा क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल पॉज और ब्रेक इन ए लाइन ऑफ पोइट्री। सेज्यूरा कैन बी medial, occurring in the middle of line या initial और terminal occurring at the end of poetic line। सेज्यूरा क्या होता है? इट इज़ ए नेचुरल पॉज और ब्रेक, यह एक पॉज होता है। ठीक है, पॉज मतलब एक विराम होता है, एक पोइट्री के लाइन में जो विराम होता है उसको हम बोलते हैं सेजुरा। ठीक है, या एक ठहराव होता है, और ये ठहराव जो होता है ये मेडियल यानी कि लाइन के बीच में भी हो सकता है, या फिर इनिशियल यानी कि लाइन के शुरुआत में भी हो सकता है, और या फिर टर्मिनल यानी कि लाइन के ऑकरिंग एट द एंड ऑफ द पोइटिक लाइन के लास्ट में भी हो सकता है। तो बस इतना समझिए, सेज्यूरा का मतलब होता है एक नेचुरल पॉज और ब्रेक, एक विराम या ठहराव होता है जो पोइटिक लाइन में, केवल कविताओं में ही इसका उपयोग होता है। ठीक है, आई होप ये दोनों टर्म समझ में आए होंगे आपको। अभी आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं कौन सा टर्म है क्लीशे। क्लीशे मीन्स क्या होता है, इसे समझेंगे। रेडिकास्ट और स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन, a prefabricated phrase. Cliche refers to an expression that has been overused to the extent that it loses its original meaning or novelty. Okay? चलिए इसे समझते हैं। क्लीशे क्या होता है? रेडिकास्ट और स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन, यानी कि पहले से तैयार या फिर एक घिसी पिटी उक्ति। ठीक है, घिसी पिटी अभिव्यक्ति जिसको इतनी अधिक बार यूज़ कर दिया जाए, इतनी अधिक बार यूज़ कर दिया जाए कि उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो समाप्त हो जाए, या उसकी नॉवेल्टी या नवीनता जो है समाप्त हो जाए। ओके, उसे हम बोलते हैं क्लीशे। साहित्य में ऐसे फ्रेज कई बार यूज़ किए जाते हैं जो इतनी घिसी पिटी उक्ति होती है, उसको बार बार यूज़ किया जाता है और इतनी अधिक हद तक उसे यूज़ किया जाता है कि जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है वो समाप्त हो जाती है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, रेडिकास्ट और स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन, ए प्रीफैब्रिकेटेड फ्रेज। क्लीशे रेफर्स टू एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन ओवर यूज। इसको ओवर यूज किया जाता है, यानी कि कई बार उसे यूज़ किया जाता है, टू द एक्सटेंट दैट इट लॉसेस इट्स ओरिजिनल मीनिंग, कि वह अपना ओरिजिनल वास्तविक जो उसका अर्थ होता है वह उसे खो देता है, और नॉवेल्टी या फिर अपनी नवीनता को खो देता है। ओके, तो बस इतना समझें। क्लीशे मीन्स होता है स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशन या घिसी पिटी एक अभिव्यक्ति जो कि एक फ्रेज के रूप में होता है। आगे देखते हैं क्या है कयास्मस। ठीक है, कयास्मस मीन्स क्या होता है? इट इज़ ए रेटोरिकल डिवाइस इन विच टू और मोर क्लॉसेस आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर by the reversal of their structures in order to produce an artistic effect. Okay, ये क्या होता है कयास्मस? इट इज़ ए रिटोरिकल डिवाइस। ओके, यह एक ऐसी अलंकारिक युक्ति होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्लॉसेस को क्या किया जाता है, उसे बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत क्या किया जाता है, उसे बैलेंस्ड किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को रिवर्सल यानी कि उल्टा करके। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं, वी लीव टू डाई बट डाई टू लीव। यहाँ पे जो होता है दो या दो से अधिक क्लॉजेस को क्या किया जाता है, उसे बैलेंस किया जाता है उसके एक दूसरे के विपरीत,
उसके स्ट्रक्चर को उल्टा करके। ओके, इसका टू प्रोड्यूस एन आर्टिस्टिक इफेक्ट, एक कलात्मक प्रभाव साहित्य में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, वी लीव टू डाई बट डाई टू लीव, हम जीते हैं मरने के लिए, यानी कि जीवन अगर है तो मरना निश्चित है। वी लीव टू डाई, हम जीते हैं मरने के लिए, एंड बट डाई टू लीव, लेकिन मरते हैं जीने के लिए। इसका मतलब हम जीते हैं मरने के लिए, यानी कि हमारा जब जन्म हुआ है तो मरना तो निश्चित है। ओके, एंड हम जीते हैं मरने के लिए, यानी कि मरते हैं जीने के लिए, यानी कि जीने के लिए भी हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक कलात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं लीव टू डाई एंड यहाँ पे डाई टू लीव, एक दूसरे का विपरीत है। और यहाँ पे एक आर्टिस्टिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे कैयास्मस। ओके, आई होप समझ में आया। जैसे हिंदी में कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो यहाँ पे एक कलात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है और एक क्लॉज का क्या हो रहा है, रिवर्सल, उल्टा एक दूसरे का विपरीत है जो दोनों क्लॉज। ओके, उसका स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म यूज हो रहा है, कैयास्मस। ओके, आगे देखते हैं कैवलियर पोएट्स। कैवलियर पोएट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। इट रेफर्स टू द 17th सेंचुरी इंग्लिश रॉयलिस्ट पोएट्स, यह 17वीं शताब्दी के अंग्रेज राजकीय कवियों को यह व्यक्त करता है। राजकीय कवि जो कि अक्सर किस बारे में लिखते थे, राइटिंग्स प्राइमरली अबाउट कोर्टली लव, यानी कि राजकीय प्रेम संबंधों के बारे में अक्सर वे लिखा करते थे। ओके, और इन्हें कहा जाता था सन ऑफ बेन, यानी बेन जॉनसन के पुत्र इन्हें कहा जाता था, क्योंकि उन्हीं के बाद ये कैवलियर पोएट्स आए थे। और इसमें जो मुख्य रूप से कौन कौन है, रिचर्ड लवलेस एंड डब्ल्यू या विलियम डेवनेंट एंड थॉमस कैरियो। ओके, ये 3 पोएट्स जो हैं वो कैवलियर पोएट्स की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। आई होप ये सेशन जो है लिटरेरी टर्म्स का आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और जिस पार्ट को यानी जिस टॉपिक को आप लोग चाहते हैं कवर कराना, उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।